स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट में हम सबसे पहला चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम कवर करेंगे सब यूनिट 1.1। जब आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो सबसे पहला आपका जो एक टॉपिक होगा जिसे हम स्टार्ट करें और डिस्कस करें वो होगा 1.1 व्हाट इज लिविंग। व्हाट डू यू थिंक लिविंग क्या है? या कोई आपसे पूछे कि आप लिविंग थिंग को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे बताओगे या कैसे सोचोगे कि हाँ ये लिविंग हो सकता है, ये नॉन लिविंग हो सकता है? तो बहुत सिंपल है, हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स को जानना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग और लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज लिविंग? एज यू सी इन दिस पिक्चर, आप देख रहे हो 3 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है और यू कह सकते हो 3 पिक्चर्स हैं। एक तरफ डॉग है, एक तरफ एक बॉय है और एक तरफ प्लांट है। आप प्लांट को देखो, सबसे पहले सबसे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा सीडलिंग है। उसके बाद जैसे ही आप राइट साइड की तरफ मूव करोगे वो सीडलिंग के 4 स्टेजेस आपको दिखेंगे। फर्स्ट वाला बहुत छोटा सा है, उसके बाद अभी वो सीडलिंग जस्ट स्टार्ट हुआ है ग्रो करना, उसके बाद थोड़ा ग्रो किया है और सबसे लास्ट में इट मीन सबसे राइट में जो सीडलिंग है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, राइट? अब पहले पिक्चर को देखो, डॉगी का स्टेज। एक डॉग है, उसके भी 3 स्टेजेस हैं। जो लेफ्ट वन है वो स्मॉल है और जैसे आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो जो राइट वाला है या लास्ट वाला है वो फर्स्ट वाले से आपको बड़ा दिख रहा होगा, राइट? अब देखो इस बच्चे को, वो बच्चा एक स्केल के जस्ट आगे खड़ा है, ओके? अब वो क्या देख रहा है कि मैं किस लेवल पे हूँ और मुझे कहाँ तक पहुंचना है। क्या मैं इस लेवल से ऊपर हुआ हूँ या उससे भी नीचे ही हूँ, राइट? तो ये तीनों पिक्चर में आप क्या सोच रहे हो, ये क्या दिखाना चाह रहा है? वेरी सिंपल, यहाँ पे ग्रोथ दिखाया जा रहा है। ये तीनों पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म को, ओके? सो इट मीन्स कि तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एक लाइफ का वो है ग्रोथ। इसका मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी चाहिए। एक स्टेज पे अगर वो छोटा है तो कुछ समय बाद उसके स्टेजेस चेंज होनी चाहिए और एक स्टेज पे जब वो अपने आप को देखे या हम उसे एग्जामिन करें तो हमें ये पता चले कि हाँ ग्रोथ इंक्रीज हुई है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड ग्रो, ओके? नाउ growth again comes in terms of two things, right? First, increase in mass. growth कई पैरामीटर्स में हो सकता है। सबसे पहला है मास में इंक्रीज होना चाहिए। What do you understand by the term mass? Okay, let me explain. मास, अब आप देखो ये फर्स्ट सेल है, इसमें एक आपको सेंट्रल रीजन दिख रहा होगा, ठीक है? अब आप सेकेंड इमेज को देखो, ये भी एक सेल ही है, यहाँ भी नंबर ऑफ सेल तो एक है, लेकिन यहाँ जो एक सेंट्रल मास था यहाँ पे वो सेंट्रल मास 2 हो चुके हैं, क्लियर? तो यहाँ से हमने ये देखा कि एक सेल में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसका अभी नंबर नहीं बढ़ा है। सेल नंबर यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, बट इसके अंदर का जो ये मास एरिया है, जो सेंट्रल एरिया है, वो इंक्रीज हुआ है 1 और 2 में। यू कैन से लाइक दैट, ओके? तो एक टर्म हुआ ग्रोथ को हम एक पैरामीटर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंक्रीज इन मास, उसके मास में इंक्रीज होना चाहिए, और इन साइंटिफिक टर्म यू कैन से इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ द सेल। नेक्स्ट पैरामीटर फॉर द ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर। अब यहाँ पे हम देखेंगे, आप देखो सबसे पहली इमेज में ये एक पेट्री डिश है, आप देखो ये पेट्री डिश है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स 3 है। आप दूसरे में देखो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए, ओके? आप तीसरे में देखो नंबर ऑफ सेल्स फर्दर इंक्रीज हुए, और इसके बाद आप फोर्थ में जब देखोगे तो एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन नंबर ऑफ सेल्स आर मोर देन हायर,
ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स में सेल के नंबर इंक्रीज हुए। इसके पहले हमने क्या देखा था, एक सेल का नंबर तो सेम था बट उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म वो इंक्रीज हुआ, बट यहाँ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई। तो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टू आपको समझ में आया। यहाँ पे ग्रोथ दो टर्म्स में हमने डिफाइन किया, सबसे पहला इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म और दूसरा इंक्रीज इन नंबर। अगर ये दो एस्पेक्ट हैं तो हम कह सकते हैं कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है। क्लियर? नाउ as you can see in these points, plant grow continuously by cell division. Plant continuously grow करते हैं अपने लाइफ साइकिल में, और आपने पढ़ा होगा अपने पहले की क्लासेस में भी कि प्लांट के दो रीजन होते हैं जहां पे कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। सबसे पहला टिप ऑफ रूट के टिप पे, और दूसरा टिप ऑफ स्टेम जिसे मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है। वहां के सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ वर्टिकली बढ़ती रहती है। ओके, बट इन केस ऑफ एनिमल्स ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू सर्टेन एज। इफ यू सी द मराइन एनिमल्स और इफ यू सी द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, उनकी एज लिमिटेड होती है। डेवलपमेंट तो होता रहता है बट ग्रोथ उनकी लिमिटेड होती है, बट स्टिल दे ग्रो इन देयर लाइफ साइकिल अप टू सर्टेन एज। और जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो तो बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं, और जो मोड ऑफ उनका जो ग्रोथ होता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू ग्रो करते हैं, वो होता है बाइनरी फिशन। वो विद इन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर, वो कंप्लीट 1 डे के अंदर वो ग्रो कर जाते हैं, डबल कर जाते हैं, और यू कैन से मोर देन डबल उनका नंबर हो जाता है। क्लियर? नाउ the second parameter for defining a living system alive is reproduction. Reproduction से आप क्या समझते हो? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को इंक्रीज कर सकता है या अपनी प्रोजेनी डेवलप कर सकता है। और इसके दो मोड हैं, दो वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, asexual and sexual. So first here we will deal with sexual reproduction. In sexual reproduction, आपको ये पता होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट की आवश्यकता होती है। दो पेरेंट, इट मीन्स वन शुड बी मेल एंड अनदर वन शुड बी फीमेल। मेल स्पर्म और फीमेल एग जब फर्टिलाइज करते हैं तो वो जाइगोट का फॉर्म करते हैं, और वो जाइगोट एम्ब्रियो डेवलप करता है, और उस एम्ब्रियो से कंप्लीट ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो, वहां भी दो इंडिविजुअल होने चाहिए, दो सेपरेट सेक्स ऑफ प्लांट होने चाहिए, फर्स्ट मेल एंड सेकेंड फीमेल। जो मेल प्लांट है वो पॉलन स्पोर और पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, एंड फीमेल प्लांट हैव द रिसेप्टिव ऑर्गन, द receptacle or the ovary, stigma and ovary, where the pollen grain gets attached over the stigma, and वो फर्दर अपने प्रोसेस के थ्रू ओवरी तक जाते हैं, और वहां से एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और एक फ्रूट एंड फर्दर डेवलपमेंट होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म और यू कैन से न्यू प्रोजेनी ऑफ द प्रीवियस पेरेंट डेवलप होता है। ठीक है, तो ये भी एक मोड है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी डेवलप करने में सक्सेसफुल है या वो डेवलप कर सकता है, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को अलाइव और द लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, कहते हैं एक्चुअली। Okay, so what happens in sexual reproduction? The production of progeny retain more or less similar features to those parents. अब जो progeny develop हुआ, उनके जो features हैं, उनकी जो characteristics हैं, वो more or less अपने parents से similar होते हैं और होने भी चाहिए। You know, ऐसा क्यों होता है वो हम आगे आने वाली क्लास में और आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है, वो हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ द सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज asexual. Asexual mainly occurs by 4 ways. आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम डील करते हैं स्पोर के थ्रू। ओके, तो स्पोर आप मेनली फंजाई में पाया जाता है। स्पोर के थ्रू जो फंगस होते हैं, और जो फंजाई है
वो डेवलप करते हैं। स्पोर्स स्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं। आफ्टर मैच्यूरेशन दिस स्पोरेंजियम गेट बर्स्ट एंड ऑल स्पोर्स कम आउट, सेटल डाउन ओवर द ग्राउंड एंड in the favorable condition these spores grown up into a separate hyphae, or you can say a separate fungus or fungi thread. The next mode है sexual reproduction का budding, like in bacteria or unicellular fungi like yeast. budding में क्या होता है? budding में जो पेरेंट है, जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। एज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज ऑल्सो, वहाँ एक आउटग्रोथ डेवलप होती है और उस आउटग्रोथ के थ्रू ही एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया यू कैन से और ईस्ट इवन यू कैन से, वो एक सेपरेट आउटग्रोथ एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है। क्लियर? The next is fragmentation and binary fission. Fragmentation as name indicates क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो फ्रेगमेंट हो गया या फिर कट हो गया, उसके बॉडी में कट लग गए, वो 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हर एक पार्ट, every segment of that organism are able to grow up in the individual organism. Like in planaria, in this image also you can see एक प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म है। ये इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, हेड, सेंट्रल एंड टेल, एज यू कैन नेम इट। तो एक कंप्लीट हेड और सिंपली अ रीजन ऑफ हेड इज एबल टू डेवलप अ कंप्लीट प्लेनेरिया, लाइकवाइज द मिडल सेगमेंट एंड द टेल पोर्शन ऑल्सो डू, दे आर ऑल्सो एबल टू डेवलप अ कंप्लीट प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म। सो ये एक फीचर भी होना चाहिए। इट्स अ सिंपली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ा रहे हैं। पेरेंट वहां एक ऑर्गेनिज्म हुआ, लेकिन जब उनमें फ्रेगमेंट हुआ तो वो 1 से 3 हो गए, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। क्लियर? इवन इन सम algae also, filamentous algae also, they also show the same behavior of reproduction. They also grow in the same way. In binary fission, amoeba में क्या होता है? Amoeba is also binary fission, means a single organism divides into 2, and that two organism again divide into 4, means 2 from 1 and 2 from 1. So at the second stage, a single organism, or you can say single amoeba, are able to grow up into the 4 organism. Binary means कि वो organism 2 के multiple में grow कर रहा है। Okay? So हमने अभी क्या देखा? 4 mode of asexual reproduction: by spore formation, by budding, by fragmentation, and by binary fission. Now, the next characteristic of a living organism or a live organism is metabolism. Metabolism, what do you understand by the term? Metabolism means all the chemical reaction occurs within the cell. एक सेल के अंदर जितने जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इवन इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टू मेनी सेल्स। तो एक सिंगल सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म के अंडर आते हैं। क्लियर? सबसे फर्स्ट पार्ट, इफ यू आर गोइंग टू इलेबोरेट द मेटाबॉलिज्म, इसमें 2 पार्ट हैं जिसे मिलाकर या कंबाइनली जिसे हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म, हम कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें एक फर्स्ट पार्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स द रिएक्शन दैट बिल्ड द मटेरियल्स विद इन द सेल। इस रिएक्शन में क्या होता है? हम तो अपने सेल को भी नहीं देख सकते, दे आर इनविजिबल, इवन वी कैन सी ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप और हाईली स्पेसिफाइड माइक्रोस्कोप्स। तो इन सेल्स में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल को डेवलप करते हैं। एज यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, लाइक इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, बट स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए उसके प्रीवियस प्रोसेस क्या है? छोटे छोटे लाइक CO2, ATP, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब रोल प्ले करते हैं और कुछ ये मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और आफ्टर सेवरल रिएक्शन स्टार्च फॉर्म होता है। तो स्टार्च इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, लाइक इज इन प्लांट्स, दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन प्लांट। व्हाट हैपेंस इन ह्यूमन बीइंग्स और इवन इन एनिमल, ऑल द एनिमल्स, ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है।
जब स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन करके थ्रू दिस एनाबॉलिक प्रोसेस कंबाइन करते हैं और ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं, तो ये ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस कहलाता है, एज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज। अब आपको एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एनाबॉलिज्म का प्रोसेस, इसमें आपने अभी सुना या पढ़ा होगा कि छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं। तो जब कोई भी छोटा मॉलिक्यूल कंबाइन करता है तो उसे एनर्जी की जरूरत होती है। लाइक इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी कम्स थ्रू एटीपी। इवन इन द ग्लाइकोजेनेसिस ऑल्सो, इवन इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, एटीपी के प्रेजेंस में ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। Clear? So the anabolic process is formation of large molecule by the combination of smaller one in the presence of energy. Likewise, in catabolism, what happens here? The large molecule break down into the smaller one. अब यहाँ क्या हुआ? एक large molecule break किया और छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हुआ, या फिर कह सकते हैं आप छोटे मॉलिक्यूल्स बने, और एनर्जी जो एनाबॉलिक प्रोसेस में यूज हुई थी, यहाँ वो एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर? इन केस ऑफ प्लांट्स और इवन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस वेयर द लार्ज मॉलिक्यूल लाइक द ग्लूकोज और द ग्लाइकोजन break down into the small molecule. Clear? And the ATP release. So you all, I think ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो लेट्स रिवाइज कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए कि हम ये कह सके कि ये ऑर्गेनिज्म लाइव है और नहीं? वो ग्रो करना चाहिए। वो ग्रो इन टर्म्स ऑफ मास भी हो सकता है और इन टर्म्स ऑफ नंबर भी हो सकता है। दे शुड रिप्रोड्यूस through sexual or asexual mode, and metabolic process should occur inside their body. And these metabolic process include anabolic and catabolic reactions. तो आज की क्लास हम कुछ क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। ये क्वेश्चंस आप देखिए, कोशिश करिए कि आप अपने शब्दों में इसको लिख सकें और ये एनालाइज करिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, आपको ये क्लास कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल, सी यू अगेन, बाय बाय।